हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज़ आमिर रज़ा और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक सिविल इंजीनियर जब ग्रेजुएट हो जाता है या डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसका जब साइट पे जाता है वो, ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, उसके क्या क्या वर्क होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिविल इंजीनियर नहीं जानता है, जो लोग डर जाते हैं। आई मीन लाइक स्टूडेंट जब फ्रेशर निकलते हैं ग्रेजुएट होकर या डिप्लोमा करके, तो वो ऐसा उनके मन में ऐसा डर बैठा रहता है कि हमें क्या करना है, हमें पता नहीं है साइट पर जाकर। ओके, तो वो सब चीज़ें अब अभी जानने से क्या होगा कि आपको एक वो रहेगा कि आपका माइंड से प्रिपेयर होते जाएगा। तो अगर आप एक साइट पे अभी ज्वाइन किए हो या अभी आप डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपको ऐसा एक मतलब आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे डील करना है सारी चीज़ों को, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है ऑन साइट्स। अगर आप साइट पे जाते हो तो अगर आप कहीं और मतलब जॉब करोगे तो वो अलग चीज़, अलग सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं स्पेशली साइट के लिए। ओके, अब ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, कॉलेज के बाद साइट पे जाते हैं, तो इस टॉपिक में हम पहले बात करेंगे। तो साइट इंजीनियर्स होते क्या नॉर्मली, देखो साइट पे 3-4 चीज़ें होते हैं। एक होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंजीनियर होता है, उसके नीचे हमारा जेई होता है, जेई के नीचे हमारा फिर हमारा जो भी फोरमैन या हमारे पास जो भी सुपरवाइजर होते हैं वो सब सारे होते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, या तो आप सुपरवाइजर भी नहीं, आप एज अ जेई ज्वाइन करोगे ज़्यादातर टाइम्स। जेई के बाद या फिर आपको अगर छोटी कंपनी है तो एज अ सिविल इंजीनियर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बट हाँ, वो सिविल इंजीनियर आपके साथ एक और जो आपका मतलब इंजीनियर रहेगा, ओके, तो उसके साथ क्या होगा कि आपको एज ए जेई लगा देगा। जेई के बाद आपको सीधे सिविल इंजीनियरिंग बना दिया जाएगा कुछ ही महीने में, क्योंकि छोटे कंपनीज में क्या होता है आपको ग्रोथ जल्दी मिल जाती है, बशर्ते वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमने स्टार्टअप देखे जहाँ पे मतलब नहीं होता है ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको चूज़ करना है कंपनी तो आप थोड़ा सा ध्यान से उसकी जो पिछली जितनी प्रोफाइल्स है वो सारा कुछ चेक करके आप ज्वाइन करें। अगर प्रोफाइल नहीं तो आप एक बार ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट ना कुछ करने से अच्छा है कि आप कहीं से तो आपको स्टार्ट करना है, तो आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, कैसे आपको बढ़ना है आगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें है, ये ट्रूथ है, थोड़ा सा बैड है बट ये ट्रू है, ये स्टोरी हर किसी के साथ होती है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सिविल इंजीनियरिंग के साइट पे जाते मतलब जब जाता है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो क्या आती है हमारे पास, ड्राइंग रीडिंग। ओके, अगर आप साइट पे जाते हो, ड्राइंग रीड करने नहीं आता आपको, तो आप लेबर को क्या बताओगे। लेबर को तो स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ने आता नहीं है, ठीक है। जब लेबर को हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ने नहीं आएगा तो लेबर क्या करेगा, वो तो कुछ भी काट देगा अपने हिसाब से। स्ट्रक्चर ड्राइंग आती है हमारी मीटर में, उसको फिट में चेंज करना होगा। अगर फिट में आती है तो मच बेटर है, बट उसको समझाना होगा कि कहाँ पे कितना कट करना है, कहाँ से कहाँ तक कैसे हमें काम करना है। तो वो लेबर को नहीं समझ में आता है, वो आपको समझाना होगा उस लेबर को। ओके, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चरल ड्राइंग की जो रीडिंग होती है हमारी, जो भी ड्राइंग्स है उसकी रीडिंग और इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, हमारा सारा प्रोजेक्ट हमारा बेकार हो सकता है। एक मिस्टेक की वजह से, एक बीम अगर उसने गलत लगा दिया या कॉलम, तो हमारा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है हमारे पास, वर्क अलॉटमेंट। अब देखो होता क्या है, किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे तो वो क्या चाहती है कि हमारा जो वर्कर है, कोई सी भी चीज़ की कंपनी हो, वो चाहती है कि हमारा जो वर्कर है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अलॉट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके हमारा, ठीक है। तो होता क्या है, अगर बीइंग अ जेई या फिर बीइंग अ सिविल इंजीनियर ऑन एनी साइड, तो यू हैव टू बी अवेयर कि हाँ मुझे काम देते रहना हमारे लेबर को। ऐसा ना हो कि हमारा लेबर बैठ जाए। कई सारे साइट्स होते हैं, जैसे मैंने भी जहाँ जॉब किया है, सो मेरे को भी स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी वर्क अलॉट करने में। मैंने भी सीखा, हाँ ये भी होता है, कई बार आपके पास वर्क नहीं होते। जैसे दिल्ली जैसे सिटीज़ में बहुत सारे रीजंस होते हैं जब वर्क आप नहीं कर सकते, फिर आपके लेबर बैठे रहते हैं। जैसे कि पॉल्यूशन का काम आ जाता है, पॉल्यूशन हमारा इंक्रीज़ होता है तब हमारा काम रुक जाता है। फिर और भी बहुत सारे, विंटर में हमारा मतलब रुक जाता है काम। फिर हमारा जब रेन होता है तब रुक जाता है काम, उस टाइम भी हम अलॉट करते हैं काम, हम इंटीरियर काम स्टार्ट करवा देते हैं। अगर पॉल्यूशन का हो गया तो पॉल्यूशन में भी कुछ एक्सेप्शन दिए जाता है कि आप ये काम करवा सकते हो, जैसे कोबा का वर्क करवा सकते हो, आप फिटिंग करवा सकते हो स्टील्स की, या फिर ये मतलब प्लास्टर वगैरह नहीं करवा सकते हो जिससे हमारा जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो उड़े, ये सब काम नहीं करवा सकते हो, तो हम सफाई करवा देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, क्यूरिंग करवा लो, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको एज ए सिविल इंजीनियर आपको याद रखना है कि हाँ अगर ये ना तो ये सही, हमें वर्क अलॉट करना है हमारे लेबर्स को, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब आगे बढ़े तो अब आता है प्रिपेयरिंग बार बेंडिंग शेड्यूल चार्ट, ठीक है। अब बार बेंडिंग शेड्यूल क्यों प्रिपेयर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो किसी भी साइट पे जो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है लेबर और हमारे मटेरियल में जाता है। मटेरियल में भी क्या, मटेरियल में हमारा स्टील में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, ठीक है। अब देखो स्टील आपको ही पता है कितना हमारा एक्सपेंसिव मटेरियल है, तो हमें क्या करना है,
हमें बीबीएस बनाने से ये पता रहता है कि हमारा कितना स्टील कट होना है, कितना हमारा बचना है। जैसे हमने पढ़ा होगा कि यहाँ पे आप देखो 18 टाइम्स डी है, यहाँ पे भी 18 टाइम्स डी है, मतलब 9 टाइम्स डी दोनों साइड का आता है, तो 18 टाइम्स डी हो जाता है, ठीक है, बोथ साइड का ऐड करके। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमें बीबीएस निकालना है। अगर 750 प्लस हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर हम लेंथ वाइज नापने जाएंगे तो हमारा ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को ये बनाना है, ठीक है, ऐसा हुक बनाना है, अगर मैं इसको इन स्टेप से यहाँ तक नापूंगा ना तो ये ज़्यादा आएगा। अगर स्ट्रेट कर दूँ इसको तो ये ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर इसी को मैं ये बेंट, यहाँ पे जब बेंट होता है ना तो ये हमारा स्टील यहाँ पे इलोंगेट होता है, यानी कि वो फैलता है। तो फैलने की वजह से जितना वो इंक्रीज हुआ है उस वॉल्यूम को अगर मैं माइनस कर दूं ना तो हमारा वो लेंथ क्या हुआ, इतना ना आके इससे कम आएगा। मतलब ये जो स्ट्रेट वाला है अगर ये 2 है तो हमारा 1.8 ही आएगा, ऐसा। तो जब ऐसे आता है तो हम क्या करते हैं, हमारा 0.2 यहाँ पे बच गया। तो 0.2 बचने का मतलब है अगर एक से हमारा 0.2 बच रहा है तो हम तो हजारों के मतलब नंबर्स में यूज़ कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्टील हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा उतना मतलब बचते जाएगा हर एक के साथ। तो वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। तो बीबीएस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। बीबीएस भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बीबीएस में, वो आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ हम फॉलो करेंगे अगर बीबीएस को। तो आप अगर यहाँ बॉटम में देखोगे हमारे पास क्या होता है, हमारा स्टीरियप्स होता है। स्टीरियप्स में बीबीएस बहुत ज़्यादा काम होता है। स्टीरियप्स हम क्या करते हैं, एक कॉलम में हमारा 20 स्टीरियप्स भी लग जाता है। तो अगर 20 स्टीरियप्स में हमारा अगर ना भी अगर 1 सेंटीमीटर तो नहीं, हमारा ज़्यादा ही बचता है। अगर हम मान लीजिए 5 सेंटीमीटर भी हमारा स्टीरियप्स एक हमारे कॉलम मतलब स्टीरियप्स में बच रहा है तो 20 कॉलम में तो वैसे ही हो गया 100 mm। तो मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा। तो ऐसे हम बचाते हैं स्टील, जितना स्टील बचेगा उतना ज़्यादा हमारा एक्सपेंस कम होगा हमारे प्रोजेक्ट का, ओके। अब अगली चीज़ आती है हमारे कंस्ट्रक्शन सुपरविजन का। अब कंस्ट्रक्शन देखो आप कर रहे हो, सुपरविजन तो आपको करना ही होगा, अदरवाइज क्या होगा, लेबर आपका काम करके चला गया लेकिन कैसे किया, कब किया, मतलब किस स्टेप वाइज किया, वो सारा कुछ तो आपको देखना है ना। तो एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि लेबर उल्टा करके चला गया उसके बाद आप जा रहे हो, नहीं, फिर काम खराब होगा तो आपसे जवाब मांगा जाएगा उस चीज़ का, क्योंकि आपको रखा गया सुपरविजन करने के लिए। तो आपको तभी बोला जाता है जब भी आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछोगे, साइट इंजीनियर से, तो वो हमेशा यही कहेगा कि साइट पे रहने से ना ज़्यादातर टाइम आपको घूमना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको सुपरविजन करते रहना होता है, हमेशा आपको साइट पे घूमते रहना होता है चारों तरफ। क्योंकि लेबर क्या है, लेबर काम करती है अपने हिसाब से, नो डाउट उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो करते जाते हैं, बट वो मतलब टेक्निकल चीज़ें नहीं समझते हैं। तो अगर आपका कोई स्टेप इसके बाद आना चाहिए तो वो हो सकता है वो पहले स्टेप करके वो पीछे की सारी चीज़ें गड़बड़ कर दे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें सुपरविजन में करनी होगी। जैसे मान लीजिए स्लैब है आपका, ठीक है, स्लैब कास्ट कर रहे हो, तो आपको स्लैब कास्ट करने टाइम में ध्यान रखना होगा ना कि हाँ जो हमारी शटरिंग है प्रॉपर हो, लेबल हो, फिर हमारी जो भी शटरिंग है उस पर ऑयल लगा हो, हमारे कॉलम के शटरिंग, बीम के शटरिंग पे ऑयल लगा हो, शटरिंग हमारी अच्छे से टाइट हो। टाइट तो वो कर देंगे लेकिन लेवल के टाइम आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा नीचे से लीकेज ना हो उसका ध्यान रखना होगा। किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्म वर्क के लिए वो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर स्टील कितना यूज़ कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। स्टील ही मेन हमारी प्रायोरिटी होती है साइट पे कि कैसे भी मटेरियल हम बचाएं ताकि हमारा कॉस्ट कम होते जाए साइट का, ओके। अब इसके बाद आता है हमारे पास मटेरियल यूज्ड एंड रिसीव, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मटेरियल कितना यूज़ हुआ है और कितना रिसीव हुआ है हमारे पास, उसका शेड्यूल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि इसलिए कि अगर आपको कोई काम करवाना है आज से 2 दिन बाद, आपको पता नहीं कितना मटेरियल बचा है आपको और कितना आपने रिसीव किया था, तो या तो चोरी हो जाए साइट से मटेरियल, आपको पता ही नहीं रहेगा आपने कितना रिसीव किया था, कितना यूज़ किया है, क्योंकि आपका शेड्यूल नहीं है। या तो आपका मान लीजिए आपको कोई काम करवाना है, लेट्स सपोज आपको रूफ डलवाना है कब, आज से मतलब कल डलवाना है, आपके पास शेड्यूल ही नहीं है मटेरियल का कि आपको पता लग सके जितने मटेरियल रिक्वायर्ड है उतनी है या नहीं है। आपको अगर 12 क्यूबिक मीटर चाहिए, आपके पास मटेरियल 5 क्यूबिक मीटर का है, तो आपके पास शेड्यूल था नहीं। और कंक्रीटिंग आपको ही पता है कि एक बार स्टार्ट होता है तो सीधे वो एंड होता है, वो बीच में नहीं रुकता है कहीं भी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि जो भी हमारी मटेरियल यूज़ हो रही है उसका हमें यूज़ एंड रिसीव का सारा हमारे पास डेटा हो, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा, हमारी जो भी मटेरियल है, जो भी हमारा वर्क है वो हमारा कंटिन्यूस चलते रहेगा। मेनली ये होता है कि ये प्रिपेयर करने से चार्ट कि हमारे पास स्टॉक रहता है मटेरियल का। जैसे मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ क्या था कि हम जैसे ये हफ्ते भर का मटेरियल रहता था हमारे पास, तो हम पहले ही कंपनी में हम अपना दे देते थे, हम अपना ड्राफ्ट बना के कि हमें इतना मटेरियल चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए,
ठीक है। तो कंपनी, कोई भी कंपनी आपका देखती है, जब आके वापस देखेगी कि हाँ मटेरियल कहाँ का यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, तो आपको उनको रिपोर्ट भी देना होता है। वो सारा मैच करते हैं अपनी रिपोर्ट से, तो 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्या है, अगर ये बहुत सारी कंपनी में नहीं लगता है, बहुत सारी कंपनी में आज आप बोलोगे तो कल आ जाएगा मटेरियल, बट बहुत सारी कंपनी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टाइम लगता है। तो उसके लिए आप 1 हफ्ते का टारगेट लेके चलते हो कि हाँ 10 दिन का मटेरियल बचा है, चलो मैं आज कर देता हूँ, रिपोर्ट भेज देता हूँ। तो वो चीज़ें होती है। ओके, इसके बाद आता है हमारे प्लॉटिंग। देखो, प्लॉटिंग करना होता है लेवल, जो भी लेवल है हमारे शटरिंग का वो हम प्लॉट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि रूफ आप जब भी देखोगे, बड़े बड़े जब साइट्स पे जाओगे आप, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइट्स होते हैं, आप बोल दो कॉलोनी बन रहा होता है, सोसाइटी बन रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रूफ भी हमारा बड़ा होता है बिल्डिंग का, ठीक है, फ्लैट्स वाले पे। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ना अपनी जो भी रूफ होती है उसको हम ऑटो लेवल से या डंपी लेवल, जिससे भी हम लेवल चेक करते रहते हैं। क्यों? साइट बहुत बड़ी है तो एरर आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है, क्योंकि हम ह्यूमन वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो लेवल से हमारा प्लॉटिंग करते हैं या फिर लेवलिंग करते हैं, उसी को हम कह रहे हैं। ठीक है, इस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि आप एक अच्छे बंदे से करवाओ ये काम, क्योंकि अगर किसी को स्केल रीड करने नहीं आता है तो वो क्या करेगा, वो उल्टा कर देगा स्केल। अगर रीडिंग 5 mm भी बढ़ते चली जाती है तो एंड में जाके क्या पता 1 मीटर ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको वो एरर ठीक करने में फिर वापस से टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन बर्बाद होगा आपका। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद प्रिपेयरिंग वर्क चार्ट शेड्यूल, कहने का मतलब ये वो चीज़ होती है कि आपका कौन सा वर्क किसके बाद स्टार्ट होगा, कितने टाइम तक चलेगा, वो सारा इसमें प्रिपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे साइट प्रिपरेशन 1 से फर्स्ट वीक में 3 दिन तक चलेगा। ठीक है, फुटिंग है, फुटिंग क्या है हमारे पास, जब हमारा साइट प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा और 8 तक चलेगा। लेकिन इसके बाद देखो ये भी चलेगा, उसके बाद फाउंडेशन डलेगा कब, जब हमारा फुटिंग का हमारा हो जाएगा पूरा काम तब। लेकिन टेम्परेरी इलेक्ट्रिक सर्विस हमारा स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट डे से ही। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे तो चार्ट्स होते हैं हमारे जो बनाते हैं। आप अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, हमारे सब्जेक्ट्स में आता है डीपीआर बनाना हमारे, या फिर बार बेंडिंग से मतलब बार चार्ट का हमारा आता है, सब्जेक्ट हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए आपको कि कैसा कौन सा काम कब करवाना है। इससे देखो प्रॉफिट क्या होता है कि आपका 2 काम एक टाइम पे हो जा रहा है, और यही हमारे क्या होता है, टाइम को बचाता है साइट पे। और कंस्ट्रक्शन का आपको भी पता है कि कंस्ट्रक्शन की जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो टाइम पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जितना कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, हमारा पैसा बचेगा। तो इसलिए टाइम बचाना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जो भी बार कट होने वाले उसकी मतलब स्पेसिफिकेशन देना, किसको, हमारे हम बोल देते हैं अपने ब्लैक स्मिथ को, या फिर जो भी हमारा लेबर कटिंग कर रहा है बार का। वो होता क्या है कि जब हम बीबीएस के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, अगर बीबीएस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो जो हमारा लेबर है वो अपने हिसाब से कुछ भी काटेगा। तो हमें क्या करना होता है, बीबीएस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना रिक्वायर्ड है, हम उसके बाद हम कौन से नंबर का कितना बार मतलब काटना है, कितना लेंथ पे काटना है, वो सारा कुछ हम इसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इसको मोड़ के इसको ऐसे बनाना है, इसको रिंग बनाना है, यहाँ पे 135 डिग्री का वो रखना है, यहाँ पे 45 डिग्री का रखना है हमारे पास बेंड, वो सारा कुछ हम इसको डिटेल में देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, स्टील की जो भी डिटेल्स है स्लैब में वो चेक करना होता है कंक्रीट पोर करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई सारे साइटों पे मैंने देखा है कि उनका शटरिंग गड़बड़ हो जाता है, या स्टील का जो मतलब वो होता है गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमने रूफ को गिरते देखा है, लिटरली गिरते देखा है। शटरिंग फेल हो जाता है, मैंने कई साइटों पे देखा है शटरिंग फेल होने, जो हमारी ट्रेनिंग साइट थी वहाँ पे भी शटरिंग फेल हो गई थी। तो जिसकी वजह से जो हाफ रूफ था हमारा, हाफ रूफ हमारा हो गया था पोर। हाफ रूफ में जैसे ही हमने आगे मतलब मटेरियल को प्रोवाइड किया, वो थोड़े से टाइम के बाद ही 10% मटेरियल डालने के बाद ही वो पूरी की पूरी जो रूफ स्लैब थी, जो शटरिंग थी, वो कोलैप्स हो गई थी। अब वो पता नहीं कैसे हुआ था एरर, मतलब हुआ तो था एरर, ह्यूमन एरर, बट समझ नहीं आता कि हुआ कैसे। हमने 4 दिन पहले तक पूरा चेक किया था, इवन सुबह तक चेक किया कि हाँ कोई एरर ना हो, बट स्टिल पता नहीं कैसे हो गया वो। तो वो सारी चीज़ें होती है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें अपने माइंड को मतलब एक्टिव रखना पड़ता है उस टाइम की, कहीं से कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ें होती है। स्टील की डिटेल इसलिए भी ज़रूरी होती है चेक करनी, क्योंकि स्टील हमारा क्या करता है, हमारी जो भी कंक्रीट होती है उसको क्रैक होने से बचाता है, ये सारा काम। तो रूफ में क्या है, हमें स्टील की डिटेल इसलिए भी ज़्यादा चेक करनी पड़ती है।
वैसे तो रूफ से ज़्यादा हमारे कॉलम में बीम डिपेंडेंट होता है, लेकिन रूफ क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉलम में, तो रूफ भी उतना ही ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से चेक करना होता है स्टील की। अब यही नहीं है कि सिर्फ आप रूफ में चेक करो, आप स्लैब में चेक कर रहे हो, उसके बाद हमारा क्या कर रहे हैं, हम कॉलम में भी चेक करेंगे, बीम में भी चेक करेंगे, फुटिंग में भी चेक करेंगे। स्टील की डिटेल हर जगह हमारी बराबर होनी चाहिए। स्पेसिंग अगर 7 इंच है तो हमारे पास 7 इंच की स्पेसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टीलर्स के बीच में 7 इंच का गैप है तो आप 9 इंच दे रहे हो, नहीं, आपको उतना ही देना है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होने वाला है वो भी चेक करना होता है। अब देखो, इक्विपमेंट आप हमेशा वर्क से पहले अरेंज करके रखोगे और उसको चेक करके रखोगे कि वो सारा चल रहा हो, क्योंकि आप कंक्रीट पोरिंग को रोक नहीं सकते अगर इक्विपमेंट आपका ख़राब हो गया या फिर ख़राब हो चुका है। तो आपको जो काम करना है वो आपको करना होगा। तो आपको क्या करना है, इक्विपमेंट हमेशा तैयार रखना है। एक ख़राब हो गया तो दूसरा बैकअप के लिए आपको तैयार रखना है कि हाँ अगर ये नहीं चला तो ये होता है कि आपके पास वाइब्रेटर है, सपोज आपके पास वाइब्रेटर है, आपने कंक्रीट डालना स्टार्ट किया, आपका वाइब्रेटर ख़राब हो गया, आप क्या करोगे, छोड़ दोगे कंक्रीट डालना? नहीं, आपको दूसरा वाइब्रेटर या दूसरा कोई मेथड निकालना होगा। जैसे पहले के ज़माने में करते थे लोग, रॉड टेम्परिंग करते थे, तो आज भी वो करते हैं बहुत सारे साइट पे। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है कि लगता है कि हाँ अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो वही करते हैं। अब उससे क्या होता है, अगर वाइब्रेटर खराब हो गया, आपने बिना टेम्पिंग किए, बिना कोई मेथड लगाया, बस कह दिया कि हाँ चलो अब डाल दिया तो डाल दिया है, तो हनीकॉम आएगा। हनीकॉम से क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, सीधी सीधी बात है। आपको ही पता है हनीकॉम कितना डेंजरस होता है हमारे जो भी स्ट्रक्चर होता है सिविल इंजीनियरिंग में, उसके लिए, कंक्रीट के लिए। ओके, तो ये आपको करना है, हमेशा चेक करना है हमारे क्या जो भी इक्विपमेंट है उसको बिफोर वर्क, बिफोर कोई भी काम करने से पहले अगर जो इक्विपमेंट यूज़ होने वाला है उसमें, वो हमेशा आपको चेक करके रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सुपरविजन ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। क्यूरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कंक्रीट को स्ट्रेंथ लाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर कैसे आएगा, क्यूरिंग से। तो क्यूरिंग हम इसलिए भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब क्यूरिंग नहीं होने से हमारा कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, उसके बाद क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो उन सब को रोकने के लिए हमारी क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्यूरिंग करना है। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं जो कि आपको हमारे दूसरे वीडियोज़ में पता लग जाएगा। आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये था हमारा सारा आज का जो भी हमें बताना था। ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हमारा DPR बनाना होता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। डेली हमें भेजना पड़ता है, मैनेजमेंट से बात करना होता है, बिल कभी कभी हमें पास करवाना पड़ता है। ये सारा कुछ हमें करवाना पड़ जाता है कभी कभी इन केस, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी हमारी मैनेजमेंट की टीम ही ज़्यादातर काम कर देती है। तो ये थी हमारे साइट इंजीनियर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं आप। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आप किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो सॉलिट्यूड एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर से। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।